बड़े अदब और एहतराम के साथ मेहमान खुसूसी मौलाना मुफ्ती अकबर हाशमी से इल्तमास करती हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने कलमात से हमें नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इस स्टेज पर जलवा अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, सदर जलसा और खुसूसन कुरैश फाउंडेशन के तमाम ही ज़िम्मेदारान और अलहाज अब्दुल क़दीर कुरैशी साहब, आज के इस जलसे में जो मेरी शिरकत है वह सिर्फ़ और सिर्फ़ अलहाज अब्दुल क़दीर कुरैशी साहब की मसाई, उनकी कोशिश और उनकी मोहब्बत की वजह से है। इसलिए कि मैं फ़िलहाल जमात में चल रहा हूँ और पूना शहर से दूर एक छोटे से खेड़े गांव में हमारी जमात है, लेकिन चूँकि मुझे दिली तौर पर कुरैश बिरादरी से मोहब्बत है, इसलिए कि मैंने मेरे बचपन में सबसे पहले जिस मदरसे के अंदर अपने तालीम की शुरुआत की थी वो गांव भी कुरैश बिरादरी का है, वो मस्जिद भी कुरैश बिरादरी की थी और उस मदरसे की बुनियाद भी कुरैश बिरादरी ने रखी हुई थी और उसी मदरसे से मेरे तालीम की इब्तिदा हुई और तकरीबन मैंने मेरे ज़िंदगी के शुरू की जितनी भी तालीम है 5-6 साल उसी मदरसे में रहकर पढ़ा हूँ। उसी बिरादरी कुरैश बिरादरी के दरमियान ही मुझे रहने का मौका मिला, तो इसलिए अलहाज अब्दुल क़दीर कुरैशी साहब की जो दावत थी, मैंने कहा कि ठीक है, मैं जमात में भी रहा तो कोई मसला नहीं, इंशाअल्लाह मैं 2-3 घंटों के लिए इस प्रोग्राम के लिए हाजिर हो जाऊंगा, क्योंकि हमारे हाजी साहब के अंदर भी ख़ास तौर पे अपने बिरादरी को लेकर और बिरादरी के बच्चों को लेकर और आम मुसलमानों के भी जो बच्चे हैं उनको लेकर जो तड़प है, जो लगन है, जो दर्द है, क्योंकि अक्सर हमारी मुलाकातें होती रहती है, इस उन्वान पे बातचीत होती रहती है कि भाई हमारे बच्चे जो है वो तालीमी एतबार से और तालीमी मैदान में कैसे आगे बढ़े। और आज जो मेरा उन्वान और मेरा टॉपिक है वो यही 2 बातें मैं इंशाअल्लाह आज यहाँ पर करना चाहूँगा आप लोगों के सामने। पहले तो ये कि हमारे बच्चे तालीमी मैदान के अंदर जिस तरीक़े से बशीर काजी साहब ने और जिस तरह से डॉक्टर फ़ारूकी साहब ने इस टॉपिक के ऊपर रोशनी डाली है कि हमारे बच्चों के लिए अलग अलग तरह के कोर्सेस हैं, हमारी बेटियों के लिए अलग अलग तरह के कोर्सेस है अगर वो पढ़ना चाहे। और जैसे डॉक्टर फ़ारूकी साहब ने कहा है कि ज़िंदगी का एक टाइम होता है, जैसे अभी उन्होंने कहा कि काश उनके अपने जवानी के पीरियड में जिस वक्त में वो टीनेजर थे, कोई अगर उनको सही से गाइड करता, सही से रहबरी करता तो शायद वो आज किसी और मकाम के ऊपर होते थे। और अगर हम देखेंगे आपको ये चीज़ नज़र आएगी। अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देकर बताता हूँ। मेरे अपने गांव का एक नौजवान बच्चा है और मैं जब भी गांव जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसकी एक पंक्चर की दुकान है और वह पंक्चर वगैरह बनाने का काम करता है, लेकिन मैं जब भी उसको देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि ये वही बच्चा है, इसने 12वीं साइंस से 90% लिया था। कितने लिया था? 90% उस बच्चे ने जो है 12वीं साइंस से लिया था, लेकिन उस वक्त सही से कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई रहबरी करने वाला नहीं, माँ बाप जो है आगे के तालीम पे पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो टॉपिक है कि हम गरीब हैं, हम बच्चों की तालीम पे पैसा नहीं खर्च कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एक मेंटल जो है ना, यानी हमारी एक सोच है, ये एक थिंकिंग है हमारी। अब मैं आपको प्रूव करके बताता हूं कि अगर हम चाहे तो हम अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आसानी के साथ में बना सकते हैं। शर्त सिर्फ और सिर्फ ये है, हमको किसी के सामने मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने रस्म के, शादी के, छिल्ले छट्टी के खर्चों को अगर कंट्रोल में करें ना, हमारे एक रस्म के खर्चे में हमारा एक बच्चा इंजीनियर बन सकता है। एक रस्म के खर्चे में, एक रस्म के। और मैं आपको बता दूं, मैं अब बिरादरी का नाम नहीं लूंगा,
मैं सिर्फ कॉमनली बताऊंगा। मैं खुद एक ऐसे रस्म के अंदर शरीक हो चुका हूं जहां पे 6000 लोगों को रस्म में दावत दी गई थी, सिर्फ रस्म के अंदर, और इतना बड़ा स्टेज मैदान के अंदर लगाया गया है। और जो प्रोग्राम शुरू हुआ, अनाउंसमेंट, एमएलए साहब आ रहे हैं और उनको जो है फुलाने की इस तरफ से जो है चादर उड़ाई जा रही है। अब वो कम से कम 1000-1200 की चादर, और हमारे एरिया के नगर सेवक साहब और नगर अध्यक्ष साहब और फुलाने पार्टी के चेयरमैन साहब और फुलाने पार्टी के सेक्रेटरी साहब, इस तरीके से कम उन्होंने 1000-1500 की चादरें, तो वो जितने भी आने वाले थे, बड़े बड़े जो लीडर थे, कोई पंचायत समिति का मेंबर है और कोई जो है सरपंच साहब है और कोई ग्राम पंचायत का मेंबर है, 1000-1500 जो है एक एक आदमी को जो है वैसा उन्होंने पिनाए। और उसके बाद जो आम जो लोग आए हुए थे, 100-100 रुपये का रुमाल सारे लोगों को दिए उन्होंने, सारे लोगों को। अब आप अंदाजा लगाओ, अगर 6000 लोगों को भी उन्होंने 100-100 रुपये का रुमाल दिए, खाली 6 लाख रुपये के तो रुमाल उड़ाए उन्होंने वहां पे। सिर्फ मैं आपको रुमाल और शॉल की बात कर रहा हूं, उसके अलावा जो खाने का इंतजाम और उसके अलावा जो पार्किंग का इंतजाम और उसके अलावा बाकी के जो लवाजिमात है, तो मैं सोचने लगा, मैंने कहा आए अल्लाह, वो सच्चर कमेटी का जो जिम्मेदार था, वो बेचारा पता नहीं कौन से मुसलमानों के महलों में जाके उसने रिपोर्ट बनाया था कि मुसलमान बहुत गरीब कौम है, मुसलमान बहुत फाका कश कौम है, मुसलमान जो है इनके पास पैसा नहीं है इसलिए अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। मैं बोला काश के वो सच्चर कमेटी जिसने बनाई थी वो मुझे मिलता तो उसको ज़रा मुसलमानों के 2-4 वली में खिलाता था, मैं उसको 1-2 रस्म में लेके जाता था, जरा 1-2 शॉल उसको भी उड़ाते थे, तब उसको पता चलता था यार मुसलमानों की तो अभी तक जो है नवाबियत ख़त्म ही नहीं हुई है, पैसे की माल की तो कोई कमी ही नहीं है मुसलमानों के वलीमों को, मुसलमानों की शादियों को। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ हमारे रस्म के खर्चे पे हम अपने बच्चे को क्या बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकते। कोई ज़रूरत नहीं है हमको किसी के सामने हाथ फैलाने की और किसी के सामने मोहताज बनने की। और ऐसा नहीं है कि हमारी बिरादरी के अंदर टैलेंट नहीं है, हमारे बिरादरी में वैसे सलाहियतमंद बच्चे नहीं हैं। जैसा अभी डॉक्टर फारूकी साहब ने एक जुमला बोले, वो मेरे दिल को लगा कि अगर ये जो हमारे यंगस्टर है, यहाँ पे जो हमारी बेटियां भी बैठी हुई है, काश के इनको सही वक्त पे सही रहबरी मिल जाए, तो ये जो बच्चे हैं उनको अगर ये वक्त में सही रहबरी मिल जाए तो आगे पूरी ज़िंदगी आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे मैं आपको मेरे एक शागिर्दा की मिसाल देता हूँ। मेरी शागिर्दा जिसने 10वीं में 90% लिए, 12वीं के अंदर भी उसने 80% से ऊपर लिया साइंस से, और उसने बड़ी इल्तिजा की, बड़ी उसने जो है मिन्नत समाजत की, अपने वालिद साहब से कहा कि मैं जो है नीट का एग्ज़ाम देना चाहती हूँ और मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे बहुत ये है। बाप ने, उसके वालिद साहब ने, और उन्होंने बोले नहीं पढ़ने की इजाज़त ही नहीं है, बस 12वीं ख़त्म हो गया। बोले मैंने तेरे फुप्पू को पहले ज बोल के रखे हुआ था, छोकरी का 12वीं होते ज अपने को रस्म की बात करने का है, हाँ तो इसके लिए आगे पढ़ाई की बात करना ही नहीं यहाँ पे। अब वो मेरे पास, वो बच्ची ने नूरानी कायदा पढ़ी, मेरे पास कुरान करीम पढ़ी, और वो कभी कभी जो है कुछ मसला पूछना है, बोलना है, वो रो के जो है बोलने लगी कि हमारे अब्बा को जो है कम से कम आप बोलो, उनको समझाओ कि भाई आगे जो है कुछ तो भी पढ़ने के लिए दो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने बोले ठीक है, ये 5-5, 6-6 साल के कोर्स नहीं, डॉक्टरी वगैरह, ठीक है, तुझे जब तक जो है शादी का मसला हल नहीं होता ग्रेजुएशन तू कर सकती है। अब वो साइंस से वो बच्ची ने एडमिशन ली, फर्स्ट क्लास से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर निकाली, थर्ड ईयर से पहले अब्बा ने जो है उसका रस्म कर दिया, बोले बस अब रस्म के बाद में पढ़ाई नहीं, बंद उसकी पढ़ाई। अब मुझे आप बताओ, वो टैलेंटेड बच्ची जो एक बेहतरीन डॉक्टर बन सकती थी, जो लेडीज़ डॉक्टर बन सकती थी, गायनेकोलॉजिस्ट, और वो बच्ची कौम की और समाज की और दुनिया के आम औरतों की जो है खिदमत कर सकती थी, कल को वही बच्ची, अब उसका निकाह हो गया है, निकाह के भी 2 साल हो गए, अब वो बच्ची जो है 2-4 बच्चों की वालिदा बन जाएगी, घर के कामों में मसरूफ़ और मशगूल हो जाएगी, और कभी उसको ज़िंदगी में इस चीज़ का एहसास पैदा होगा कि काश मेरे माँ बाप सपोर्ट करते थे तो मैं भी जो है कोई ना कोई एक डॉक्टर होती थी और कौम और समाज की खिदमत कर सकती थी। अच्छा, हम अगर सपोर्ट करें अपने बच्चों को तो ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे जो है वो पढ़ नहीं सकते। मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। मैं अभी रमज़ान के महीने से रमज़ान से पहले दुबई गया हुआ था।
तो दुबई के अंदर जो है मुझे एक बच्चे का, एक नौजवान का जो है मैसेज आया, बोले मुफ्ती साहब रात में जो है खाना हम लोग साथ में खाएंगे। मैं बोला भाई आज रात में तो मुश्किल है, क्योंकि आने वाली 2-4 मुझे दावतें हैं। तो बोले ठीक है ऐसा करते हैं, शनिचर के दिन मुझे भी छुट्टी रहती है। मैं बोला ठीक है कोई मसला नहीं है, शनिचर के दिन हम लोग साथ में खाना खाएंगे। अब वो बच्चा शनिचर के दिन आया मुझे लेने के लिए। शनिचर के दिन शाम में हम लोग खाना खाने के लिए गए और माशाल्लाह हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। और खाने के बाद में वही बच्चा जो है मुझे सब बताने लगा। मैं बोला बेटा तुम क्या करते यहाँ पर? बोले मैं यहाँ पर ये जो जितना भी मेट्रो का सिस्टम है, ये पूरे सिस्टम के अंदर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, पूरे मेट्रो के सिस्टम को। और जो यहाँ पे जो रोडवेज चलती है गवर्नमेंट की, मतलब वो वहाँ के गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और माशाल्लाह उसको अच्छी खासी सैलरी है, गवर्नमेंट की तरफ से सारी फैसिलिटीज़ उसको मिली हुई है और बेहतरीन लाइफ जो है वो बच्चा दुबई के अंदर जी रहा है और एकदम ऊंची पोस्ट के ऊपर अरब शेखों के साथ में काम कर रहा है। अब आपको हैरत होगी मैं ये बताऊं कि वो बच्चा कहाँ का है। बच्चा बम्बई का रहने वाला और अपने खड़की का जो है वो बच्चा नवासा। खड़की का एक नवासा जो है दुबई के अंदर गवर्नमेंट के शोबे में काम कर रहा है। मैं आपको नाम के साथ में बता देता हूँ। अभी रमज़ान से पहले हमारे हाजी साहब जिनका इंतकाल हुआ, हाजी सिकंदर साहब कुरैशी, अब शायद आप लोगों को याद आया होगा, उनका नवासा, उसने मुझे दावत दिया वहाँ पे और मुझे इतनी खुशी हुई ये चीज़ देखकर कि मैं बोला चलो भाई, अपने जो है पूना शहर के अंदर एक मुसलमानों की छोटी सी बस्ती है खड़की और वहाँ का नवासा यहाँ दुबई गवर्नमेंट के साथ में काम कर रहा है। बोले तो फ़ख्र की बात है हमारे लिए। मुझे आप बताओ, अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको पूरा सपोर्ट करेंगे, वो बच्चे ऐसे बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर पहुंचेंगे। मुझे बताओ ना आप, आज जो है वो बच्चा जिस पोस्ट पे काम कर रहा है, वो बच्चे की वजह से उसके बिरादरी का, उसके ख़ानदान का, उसके घर वालों का, उसके माँ बाप का नाम रोशन हुआ या नहीं हुआ? सपोर्ट ज़रूरी है, सपोर्ट ज़रूरी है। असल यही प्रॉब्लम हमारा होता है, हम अपने बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं। और जब सपोर्ट होता है, अब यहाँ पे हमारी बहनें बैठी हुई हैं, अगर माँ बाप अपने बच्चों को सपोर्ट करे, बहनें अपने बच्चों को सपोर्ट करे, तो देखो वो बच्चों में कैसे निखार पैदा होता है, भले बाप का सपोर्ट बच्चों को ना मिले। एक नौजवान, कोंडवा में मेरा भी ऑफिस है, वहाँ पे जो है वो मेरे फर्जन के साथ में बैठा करता था एक नौजवान। मैंने कभी उसको नाम नहीं पूछा। अब वो लोग सॉफ्टवेयर के लाइन का काम करते हैं, सैटरडे संडे वो लोग बैठ के जो है काम करते हैं। अब वो नौजवान जो है माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का उसका लिबास वगैरह, एक दिन जो है इंग्लिश के अंदर वो कोई मीटिंग अटेंड कर रहा है और सामने वाले बंदे से जो है इंग्लिश में एकदम फ्लुएंट बात कर रहा है। या जॉन, आई एम बिजी एंड आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट योर प्रोसेस एंड योर इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर मी, बोल के एकदम फ्लुएंट इंग्लिश के अंदर। अब उसकी इंग्लिश सुन के मुझे ऐसा लगा, मैं बोला यार ये बच्चा शायद किसी डॉक्टर साहब का बेटा होगा, किसी प्रोफेसर साहब का बच्चा होगा। उसकी कॉल वगैरह कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने भी उसको इंग्लिश में पूछा। मैं बोला इन विच कंपनी आर यू वर्किंग? बोले आई एम वर्किंग। अब टॉप 10 की जो है दुनिया की सॉफ्टवेयर की कंपनी है, उसके अंदर वो बच्चा काम करता है। मैं बोला माशाल्लाह, योर फादर इज़ डॉक्टर? बोले नो 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 प्रोफेसर। मैं बोला आपके वालिद साहब डॉक्टर है? बोले नहीं 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 प्रोफेसर साहब। अरे नहीं, बोले चाचा मेरे अब्बा की गोश्त की दुकान है, बोले फुलानी जगह पे। एकदम वो आ गया इसके ऊपर उर्दू हिंदी में। अब क्योंकि मुझे तो वैसी फास्ट इंग्लिश आती नहीं, उसने बोला भाई चाचा थोड़ा अटक रहे इंग्लिश में, इसलिए उसी ने हिंदी में शुरू कर दिया। बोले चाचा मेरे अब्बा की दुकान है, बोले फुलानी जगह पे जो है गोश्त की। मैं बोला क्या बात कर रहे हैं? बोले जी, और वो कंपनी में तुम जॉब करते हो? हाँ। मैं बोला सैलरी पैकेज क्या है? तो तकरीबन 15 से 16 लाख रुपये सालाना उसका सैलरी पैकेज है। मैं बोला माशाअल्लाह। तो ये पढ़ाई, मैं बोला तुमने कहाँ से हासिल की है? मतलब ये जो एजुकेशन लेवल है, तुम MCA तुमने कंप्लीट किए, इतनी बड़ी कंपनी में तुम जॉब कर रहे हो। बोले चाचा मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे अम्मी का सपोर्ट मिला। किसका सपोर्ट मिला? अम्मी का सपोर्ट मिला। 10वीं जब हो गई उसके बाद से अब्बा ने ले जाना शुरू कर दिए थे, चलिए मुंडी साफ कर, बोले चलिए पाए जो है बराबर से खुर निकाल इसके। तो मैं फिर अम्मी को मैंने बोला कि 10वीं में फिर मेरा 90% लेके क्या फ़ायदा है, अगर मेरे को खुरीश तोड़ने का है और मुझे अगर मुंडी फोड़ने का है तो मैं तो आगे पढ़ना चाहता हूँ।
तो वो बच्चे ने बताया मुझे, और उसके अब्बा की आज भी दुकान है, आज भी दुकान है। मेरे बाद में फिर मेरी उनसे भी मुलाकात हुई और अच्छी माशाल्लाह उनसे पहचान हो गई। वो बच्चे ने फिर बताया उसकी वालिदा और वालिद में झगड़ा हो गया। वालिदा ने बोली तुमको तो 4-4 बच्चे भी नहीं पूरने वाले हैं दुकान के वास्ते में, अगर तुमको 4 भी दिए, 2 को बाजार में भेजेंगे, तुम 2 को साथ में दुकान पे लेके जाएंगे, मगर मेरे को जो है बच्चों को तुम्हारे जैसा जो है हर एक को, अभी तुमको यहाँ से इतने दूर जाना पड़ता वो दुकान पे, मैं तुम्हारे लाइन को बच्चों को नहीं लगाना चाहती। इसको पढ़ने का है, मैं इसको पढ़ाऊंगी, भले मेरे को मेरे कान के पूरे जेवर बेचने की ज़रूरत पड़े। अब मियाँ बीवी में तू मैं हो गई बेटे को लेके, बच्चों को बिगाड़ रही, बोले तू हमारी लाइन से हटा रही तू बच्चों को। नहीं मैं बिगाड़ रही नहीं, बोले मुझे मेरे बच्चे को इंजीनियर बनाने का है बस। अब वो हमारी बहन ने जो है बेचारी ने अपने सारे जेवरात बेच दी, बेटे को BCA कराई, BCA के बेस पे उसको जॉब मिल गई, और बाद में खुद उसने अपनी यानी जो सैलरी शुरू हो गई, खुद उसने अपने शौक से जो है MCA भी कंप्लीट किया। आज वर्ल्ड की टॉप 10 में से एक जो है सॉफ्टवेयर कंपनी में वो बच्चा जॉब कर रहा है। मुझे बताओ उस बच्चे के वालिद के लिए ये फ़ख्र की बात है या नहीं है? तो हमारी जो बहनें यहाँ पे बैठी हुई है, वो बहनों से मैं यही कहना चाहूँगा, अपने जो हौसले हैं, अपने जो हिम्मत है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हूँ हमारे पास पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जितों के हम रुमाल उड़ा रहे हैं उतने में तो BCA की फीस भर सकते हैं हम, 14 से 15 हज़ार रुपये उसकी फ़ीस होती है। जितने का तो हम सिर्फ देखो, सबसे ज़्यादा हमारी फजूल खर्ची जो हो रही है, आज शादियों के एक एक हॉल का इतना रेट है जितनी एक एक बच्चे की सालाना फीस है कॉलेजेस की। बिल्कुल आप अंदाज़ा लगाइए। तो इसके लिए जो है ना, मेरी यही रिक्वेस्ट है, मैंने शुरू में ही कहा हूँ आपको, मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि हमारी ये जो बेटियां हैं, अगर ये पढ़ना चाहती है, इस्लाम में कहीं पर भी ये मना नहीं है कि हमारी बेटियां पढ़ नहीं सकती। अभी जैसे हमारी एक बहन है, इन्होंने अपनी तकरीर के अंदर कहा, नफीसा बहन ने हमारी, इन्होंने अपनी तकरीर के अंदर ये कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो सहाबियात थी वो मरहम पट्टी भी किया करती थी और वो हर लाइन से जो है सपोर्ट किया करती थी। मुझे आप बताओ, उस वक्त अल्लाह के नबी ने मना नहीं किया उनको। तो आज के ज़माने में शरीयत में क्या ज़रूरी है? पर्दा ज़रूरी है। माशाल्लाह आज यहाँ पे जितनी हमारी बहनें बैठी हुई है, सारी क्या सारी 100% पर्दे के अंदर है। उनको देख कर दिल से शुक्र निकल रहा है। और ख़ास बात यह है कि माशाल्लाह जब ये चीज़ें ऑलरेडी हमारे अपने माहौल में है, अपने घरों में है, तो क्या प्रॉब्लम है? अभी जैसे हमारी ये बहन, मुझे तो जैसे ही पता चला, उनके तारुफ में कहा गया कि वो बिशप कॉलेज के अंदर भी वो पढ़ा चुकी है, हालांकि वो क्रिश्चियंस का है। ऐसे वो तालीमी इदारे हैं, पहले तो मुसलमान को रखने से पहले 10 मरतबा सोचते हो कि भाई इनको अपने यहाँ पे अपने एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए या नहीं। लेकिन हमारी बहन ने अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा की कि दूसरे समाज के लोगों को भी उनको अपने कॉलेज में जगह देना पड़े। तो हमारी जो बच्चियां हैं, सब हमारे लिए शर्त क्या है? पर्दे की पाबंदी है, पर्दे का एहतमाम है। पर्दे में रह के सब कर सकते हैं। आप जो है अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर, अभी जैसे सर ने बताए कि ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप BCA भी करती है, यानी कंप्यूटर साइंस भी आप सीखती है, और तो उसके बाद में भी आपको ऐसी आज सैकड़ों जॉब है। ये लॉकडाउन की बरकत से मार्केट के अंदर एक नया स्कोप आया है, और वो स्कोप है वर्क फ्रॉम होम का। कौन सा स्कोप आया है भाई? आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, आप अपने घर पे रहो और घर पे बैठे बैठे आप उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दो। तो हमारी ये जो बेटियां हैं, बिल्कुल जो है अपने एतबार से आप उनको अगर BCA करना है, BCA कराओ। कंपनी ने इंटरव्यू ली, ऑनलाइन इंटरव्यू होते हैं, आपको वहाँ पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पे बैठे बैठे इंटरव्यू भी दे सकते। हज़ारों काम है, हज़ारों काम। किसने तो भी और एक तकरीर में बताए कि आज स्किल की कमी है, स्किल की, जॉब की कमी नहीं है मार्केट के अंदर, सलाहियतों की कमी है। आपके अंदर सलाहियत है, कंपनी को कुछ लेना देना नहीं है आप मुसलमान हैं या आप किस समाज से है, क्योंकि उनको उनके काम का बंदा चाहिए। तो अगर हमारे अंदर स्किल है, वो आपको 100% वर्क फ्रॉम देने के लिए तैयार है। लैपटॉप आपके घर पे पहुंच जाता है, कंप्यूटर का सारा सिस्टम वो आपको ऑनलाइन समझा देते, सिखा देते हैं। घर पे बैठे बैठे भी हमारी बहनें जो है ऐसे बहुत सारे कोर्सेज करके
आराम से, इत्मीनान से, जैसा बताए कि अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है, कल को मान लो वो हालात की मोहताज हो जाती है, हालात का शिकार, उसको किसी के दरवाजे पे जाके ज़कात और सदक़ात जमा करने की ज़रूरत ना पड़े, अपने पैरों पे खड़े रहकर वो जो है बहुत सारे काम कर सकती है। और हमारे घरों में अगर पर्दे का माहौल है, हम अगर अपने बेटियों की सही तालीम तरबियत करते हैं, चाहे हमारी बेटी BCA बन जाए, चाहे हमारी बेटी MCA, प्रोफेसर, डॉक्टर, कुछ भी बन जाए, आप उसके अंदर की दीनदारी को नहीं निकाल सकते। मैं गवाह हूँ इस चीज़ का। मैं बहुत सारे कंपनियों के साथ में काम करता हूँ, उनके कैंपस में जाता हूँ, मैं खुद देखता हूँ हमारी बहनें जो है वहाँ पे जो प्रेयर रूम्स है उसके अंदर नमाज़ों के औकात में बराबर वो नमाज़ों का एहतमाम करती है, सूरतुल कहफ पढ़ती है, जुमा के दिन कुरान करीम होते हैं वहाँ पे वो कुरान तक पढ़ती है खाली औकात में। क्यों? उनके घर में उनको वैसी तालीम और तरबियत मिली। तो इसके लिए मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी बेटियों को कुछ भी पढ़ाओ तुम, अगर आपके घर में आप बच्चों की सही तालीम तरबियत, दीनी तालीम तरबियत माँ से औलाद को मिलती है। माँ को तकरीर करने, बयान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर माँ 5 वक्त की नमाजी है, बच्चे ऑटोमेटिकली 5 वक्त के नमाजी बनेंगे। एक कॉमन सेंस की बात मैं बता रहा हूँ, वो बेटी माँ को देख देख कर खुद ब खुद नमाजी बनेंगी। और मैं आपको खड़की का ही एक वाक़या सुनाता हूँ। अभी 15 दिन पहले जुमा के दिन खड़की की जामे मस्जिद में जुमा की नमाज के बाद में एक निकाह हुआ, और वो निकाह हुआ सिर्फ खजूर के ऊपर। मुझे लगता जो लोग होंगे उस निकाह के अंदर उन लोगों को याद होगा, सिर्फ 2 जुमा पहले। और उस टाइम पे मैं मलेशिया में था, क्योंकि वो भी मेरी शागिर्दा है और वो बच्ची की भी बहुत ज़्यादा तमन्ना इस बात की थी कि मैं वो निकाह पढ़ाऊँ। लेकिन मैंने कहा कि भाई मैं सफ़र पे हूँ, मैं नहीं आ सकता। मगर मुझे जब पता चला तो मैं आपको बताऊं कि वो जिस बच्ची का मैं वाक़या सुना रहा हूं, उसने पहली से लेकर तो मुकम्मल तालीम जो है इंग्लिश स्कूल के अंदर पढ़ी हुई है। और वो पर्दे का इतना एहतमाम कि सिर्फ पर्दे की वजह से उसके 3 जगह पे रिश्ते नहीं हो सके, क्योंकि जो लड़के वाले देखने के लिए आने वाले थे, वो लड़की का रिक्वायरमेंट ये था कि सिर्फ जिस लड़के को निकाह करना है वो मुझे देखेगा। उसके अलावा ये टाटा 407 भर के जो 50-50 लोग आते, मैं उनको चेहरा दिखाने वाली नहीं हूँ। भाईजान को लड़की पसंद नहीं आ रही, वो लड़का जिसको निकाह करना उसको पसंद आ गई, लेकिन भाईजान को पसंद नहीं आ रही, फिर रिश्ता कैंसल। दादा जो है पौन कबर में लटक गए हुए हैं। दादा बोल रहे हैं यार छोकरा बराबर दिख रहा नहीं अपने छोकरी के हिसाब का। तो वो लड़की ने बोली मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। खुद मैंने मेरे से मसला पूछी, मैंने भी उसको कहा, उसने कहा सिर्फ वो लड़का और वो जो लड़के को निकाह करना है, ये शर्त की वजह से 3 रिश्ते वालों ने बोले अरे नहीं रे बाबा, बोले हमारे भाईजान को अगर नहीं दिखाएंगे जिंदगी भर का झगड़ा है, बोले फिर उसका बिचारेगा, उसको संभालना है हमको, हमारे छोकरे का इतना बड़ा मसला नहीं है, उसको पसंद है नहीं पसंद नहीं वो हम संभाल के ले लेंगे। मगर वो बोलेंगे कि देखो मैंने नहीं बोला, फिर भी इन्होंने उस जगह पे किए। ये मसले की वजह से तो वो बच्ची के 3 रिश्ते, लेकिन चौथा जो रिश्ता हुआ माशाअल्लाह उसने फिर इस शर्त के साथ में निकाह की, हम लोग तुमको खाना भी नहीं खिलाएंगे, खजूर के ऊपर निकाह हुआ। तो मुझे आप बताओ, मैं आपको मिसाल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमारे कुरैश बिरादरी के लोग हैं, उसी हिसाब से मैं मिसाल दे रहा हूं कि वो इंग्लिश में पढ़ी हुई बच्ची है। क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं पूना शहर के सबसे अच्छे जो इंग्लिश स्कूल है वो उसी खड़की के एरिया के अंदर है। अंग्रेज़ों के ज़माने के इंग्लिश स्कूल है वहाँ पे, पुराने ज़माने के जो ऑल सन्स और पता नहीं और दूसरे कौन कौन से स्कूल्स जो वहाँ पर है, हायर लेवल का एजुकेशन और तालीम है वहाँ पर। वैसे स्कूलों में पढ़ी हुई बच्ची भी अगर इतनी तकवे वाली हो सकती है, मुझे बताओ ना, हमारी जो बहनें बैठी है, अगर हम अपने बच्चियों की तालीम तरबियत करके उनको डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, MCA BCA कराते हैं, वो हमारे तरबियत के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए बस यही 2 बातें मुझे कहनी थी कि हमारी जो कुरैश बिरादरी है और इसके अलावा आम भी जो मुसलमान हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाए। हम गरीब कौम नहीं हैं, बल्कि अगर हम सिर्फ अपने जो है ख़र्चों को कम करें, अपने रस्म के ख़र्चे, अपने शादी के ख़र्चे, उसके अंदर हम अपने बच्चों को पूरा पढ़ा सकते हैं। और मान लो अगर कोई वाकई में भी गरीब है, वाकई में भी कोई गरीब है, रहते बेचारे बहुत सारे ऐसे जो वाकई में भी गरीब होते हैं, तो फिर उसके लिए देखो हमारे पास में एक सिस्टम ऐसे होना चाहिए, जैसा अभी हमारा ये जो फाउंडेशन है कुरैश फाउंडेशन, इसके अंदर हम इसका पहले तो बैंक में अकाउंट ओपन करें फाउंडेशन के नाम से ही, और फिर उसके बाद में हम अपना एक ज़कात का निज़ाम बनाएं उसके अंदर।
और वो ज़कात इसी उन्वान पे हमारे पास में जमा हो कि ये ज़कात सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे बच्चों के स्कूल की फ़ीस देने के लिए हम अदा करेंगे जो वाकई में भी मुस्तहिक है। और माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने कमी नहीं की, हमको सिर्फ साल में एक मरतबा 2.5% अपनी ज़कात निकालनी है। और माशाअल्लाह हमारा रोज़ाना का टर्नओवर हज़ारों में है, साल का टर्नओवर लाखों में है। मुझे आप बताओ, अगर इस तरीक़े से हम अपनी कौम के लिए, अपने ही बच्चों के लिए, और वो अपने ही बच्चों के ऊपर ख़र्च करो, आप अपने ही बिरादरी का जो बच्चा है, अभी जैसे मैं आपको एक मिसाल दे के बताता हूँ, दूसरी और बहुत सारी बिरादरियाँ हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ऐसी उन बिरादरियों के अंदर उनकी पूरी ज़कात एक जगह पे जमा होती है, पूरी ज़कात। और जो उनके ज़िम्मेदार होते हैं वो अपने बच्चों में जो वाकई में भी मुस्तहिक है उनकी फ़ीस अदा करते हैं, और फिर आगे चल के वो घर खुद अपने पैरों पे खड़ा होता है तो वो खुद ज़कात देने वाले बनते हैं। तो ऐसा करते करते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना की हिजरत की तो मदीने में सारे लोग जो है वो यहूदियों के मकरूज़ थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने समाज को उनके पैरों पे खड़ा किया। तो कुछ सालों के बाद ऐसा हाल हुआ कि हर आदमी ज़कात का देने वाला था और ज़कात का लेने वाला कोई भी नहीं था। तो ये सिस्टम होना चाहिए हमारे पास में। फाउंडेशन तो ऑलरेडी है, बैंक अकाउंट, ये याद रखो। देखो असल में लड़ाई झगड़े कब शुरू होते हैं? जब मुआमलात कैश के अंदर होते हैं। काय में होते हैं भाई? कैश वाला सिस्टम ही नहीं रखने का। डायरेक्ट फाउंडेशन के अकाउंट में आप अपनी ज़कात अदा करो, पूरा पैसा आपका फाउंडेशन के बैंक अकाउंट में जा रहा है, और जो मुस्तहिक है उसको भी आप कैश में मत दो, बल्कि उस स्कूल के नाम पे चेक बनाकर दे दो, उसकी फ़ीस का, बच्चे की फ़ीस अदा होंगी। हिसाब किताब बिल्कुल आपका जो है साफ़ सुथरा रहेगा, कौम का भरोसा आपके ऊपर बैठेगा। और आज अगर समझो आपको 10 लोग ज़कात देने वाले हैं, अगले साल 100 लोग ज़कात देने वाले बनेंगे। तो इस तरह से हम ऐसा सिस्टम बनाएं कि हमारी कौम को या हमारी बिरादरी को या हमारे समाज के किसी भी गरीब को फ़ीस के लिए दूसरों के सामने मोहताज बनने की ज़रूरत ना पड़े। मैं समझता हूँ ख़ास तौर पे हमारे हाजी अब्दुल कदीर कुरैशी साहब और दूसरे यहाँ पे दूसरे दीगर ज़िम्मेदारान भी बैठे हैं, हमारी बहनें भी जो मेंबर है इस फाउंडेशन की, सब लोग मिलकर अगर इस मसले पे बात करें तो इंशाल्लाह इसका ज़रूर कुछ ना कुछ हल निकलेगा। और इसके ज़रिए से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे आपने मुख्तलिफ़ शहरों में पानी लोगों को पिलाया है और लोगों में अनाज तकसीम किए हैं, ये तो वक्ती ज़रूरत है, लेकिन असल ज़रूरत ये है कि आप एक घर के बच्चे के अगर एजुकेशन का सपोर्ट कर रहे हो तो उस घर के गरीबी के दूर करने का आप ज़रिया बन रहे हो। तो अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व ताला हमको अपने बच्चों को हायर एजुकेटेड बनाने वाला बनाए, और हमारे कौम से अल्लाह ताला ये रस्म, ये शादी, ये छिल्ले, ये छट्टी, ये रुमाल, ये शॉल और ये सारी चीज़ों की जो खुराफात है जिसमें हमारे लाखों रुपये बर्बाद हो रहे हैं, अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमाए। और जैसा ज़कात का हमारा निज़ाम है अल्लाह उस पर अमल करते हुए कौम के बच्चों का हमको सपोर्ट करने वाला बनाए। और जो लोग इस लाइन से फ़िक्रें कर रहे हैं अल्लाह उनकी फ़िक्रों को बेइंतहा कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बतानी रहेगी, पुणे में कैंप में जो शाइन का ब्रांच लीड का है, वहाँ पे एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है